बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा बहुजन नायक के संपादक मान्यवर आदरणीय कांशीराम जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमें मार्गदर्शन दे। मान्यवर कांशीराम जी। इधर पहुंचने पर मुझे बताया गया कि बहुत से हमारे साथी सोच रहे थे कि मैं इस प्रोग्राम के लिए नागपुर नहीं पहुंच पाऊंगा। भाई आप फोटो ले लें पहले, फिर साइड में हो जाएं। ले लो फोटो, आगे से लेना। तो इधर आने पर मुझे हमारे साथी ने, जो अभी जब अपने ख्यालात रख के आपके सामने गए हैं, उन्होंने बताया कि नागपुर में लोग ऐसा सोच रहे थे कि शायद इस मौके पर कांशीराम नागपुर नहीं पहुंच सकेंगे, क्यों नहीं पहुंच सकेंगे? क्योंकि बहुत से लोग तो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। ये मौका ऐसा है जिस मौके पर बहुत से लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो कांशीराम को तो दिल्ली से आना है, तो इसलिए शायद वो नहीं आ सकेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं दिल्ली से नागपुर पहुंचा हूं क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि बहुजन समाज के लिए अभी दिल्ली दूर है। बहुजन समाज के लिए अभी दिल्ली दूर है, इसलिए नागपुर ही सही। अगर दिल्ली दूर है तो चलो नागपुर ही चलो। मुझे मालूम है अभी बम्बई भी दूर है। बहुजन समाज के लिए ऐसा लगता है कि बम्बई तो दिल्ली से भी ज्यादा दूर नजर आता मुझे। क्यों ज्यादा दूर नजर आता है? क्यों मुझे ज्यादा दूर नजर आता है? कि बाबा साहब अंबेडकर ने ज्यादा समय बम्बई में लगाया है, महाराष्ट्र की राजधानी में ज्यादा समय लगाया है। शायद उसके कारण बम्बई ज्यादा दूर हो गया है। इसलिए साथियों, में दिल्ली दूर होने के कारण आप लोगों के बीच में नागपुर में पहुंचा हूं, और ऐसे मौके पर पहुंचा हूं जब बहुजन नायक, एक हमारा मराठी का वीकली पेपर 17 साल पूरे कर चुका है। जब मुझे 17 साल की याद आती है तो मेरा दिल बहुत दुखी होता है। आप लोग सोचते होंगे जिन्होंने मुझे बुलाया है उन्होंने खुशी के कारण मुझे बुलाया है कि 17 साल बहुजन नायक के पूरे हो गए हैं। और मेरा दिल दुखी क्यों होता है कि जिंदगी के 17 साल बीत गए हैं और हम आगे नहीं बढ़े हैं। 17 साल जिंदगी के बीत गए हैं
और हम जितना आगे बढ़ना चाहिए था, क्या उसके हिसाब से हम आगे बढ़े हैं? मुझे लगता है कि हम ज्यादा आगे नहीं बढ़े। जब 17 साल की याद आती है तो फिर मेरा ध्यान जाता है कि इस मौके पर देश भर में आज़ादी की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है कि देश को आज़ाद हुए 50 साल बीत गए हैं। 15 अगस्त को आज बहुजन नायक के 17 साल बीत गए हैं और अंग्रेज गए हुए 15 अगस्त को 50 साल बीत जाएंगे। तो मैं सोचता हूं कि अंग्रेज जाने के बाद 50 साल में हमारा समाज कितना आगे बढ़ा है। 50 साल में हमारा समाज कितना आगे बढ़ा है। हम महात्मा फुले की बात करते हैं, शाहू महाराज की बात करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हैं। किस लिए करते हैं? कि उन्होंने एक मूवमेंट चलाई है। उन्होंने एक मूवमेंट चलाई है बहुजन के हित में। मनुवाद के आधार पर जिन लोगों को गिराया गया, पछाड़ा गया, अपमानित किया गया, वो लोग मान सम्मान के साथ जी सकें, उनका पिछड़ापन दूर हो सके, उसके लिए उन लोगों ने एक मूवमेंट चलाई है। और वो मूवमेंट कितनी आगे बढ़ी है पिछले 50 साल में। तो जब मुझे मेरा ध्यान उस मूवमेंट की तरक्की की तरफ जाता है तो भी मुझे दुख होता है। उस दुख के कारण मैं जगह जगह घूमता रहता हूं और आज आप लोगों के बीच में भी पहुंचा हूं। मैं बहुत खुश नहीं हूं, मैं काफी दुखी हूं कि हम पिछले 17 साल में एक मराठी का वीकली शुरू करके मीडिया के जगत में हम कितना आगे बढ़े हैं, उस तरक्की को देखकर दुखी हूं। और अंग्रेज जाने के बाद पिछले 50 साल में हमारे बुजुर्गों की शुरू की हुई मूवमेंट कितनी आगे बढ़ी है, उसको देखकर भी मैं दुखी हूं। और आप लोगों को दुखी करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में पहुंचा हूं, ताकि आप लोग भी दुखी हों और शायद कुछ लोगों में गैरत पैदा हो जाए और उस गैरत के कारण उठकर काम में लग जाएं, सोचने लगें, समझने लगें। और वो सोच जो हमारे बुजुर्गों की कुछ रंग लाई है, हमारी सोच भी रंग ला सके। अगर पिछले 50 साल में हम आगे नहीं बढ़े हैं तो आने वाले समय में तो हमें किसी मंजिल तक पहुंचना चाहिए। मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है मूवमेंट को चलाने के लिए।
आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसके बारे में आप लोगों को काफ़ी बताया है। उन्होंने भी 1922-23 से मीडिया के बारे में सोचकर उन्होंने भी इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की। 1922 से लेकर 1956 तक वो कितना आगे बढ़े, ये भी आप लोगों के सामने है। क्या उससे वो खुश थे? मुझे एक मौके पर दिल्ली में मेरे पास प्रोफेसर चिटनिस औरंगाबाद से मेरे पास पहुंचे। जब हम लोगों ने पब्लिकेशन के बारे में, मीडिया के बारे में सोचना शुरू किया, तो वो मुझसे कहने लगे कि 1955 और 56 में बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ज्यादा दुखी थे। मूवमेंट के बारे में और मीडिया के बारे में भी वो सोच रहे थे कि मीडिया के मामले में हमें काफी आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन हम नहीं बढ़ पाए हैं। आपने जो प्लान बनाया है मीडिया के मामले में, तो उसके बारे में सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए दिल्ली में पहुंचा हूं। अभी तो बेचारे वो जिंदा नहीं हैं, लेकिन बीच बीच में मुझसे वो बातें करते रहते थे। लेकिन अगर आज वो जिंदा होते तो शायद मुझसे पूछते कि भाई आपने 10 साल पहले प्लान तो बहुत बड़ा बनाया था, प्लान तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन पिछले 10-12 साल में या 17 साल में आप आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अगर वो जिंदा नहीं है तो मैं तो अभी जिंदा हूं। मैं अपने आप से पूछता हूं कि मैं इस दिशा में कितना आगे बढ़ पाया हूं। मीडिया की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी जरूरत है, ये तो हमारे बुजुर्गों ने बताया, हमें भी मालूम है। लेकिन इस इम्पॉर्टेंट दिशा में हम कितना आगे बढ़ पाए हैं, मुझे अपनी बढ़त को देखकर बहुत दुख होता है। इस बढ़त को देखकर बहुत दुख होता है। दुख के कारण कभी कभी मैं मीडिया वालों को भी भगा देता हूं। अगर वो मेरे घर में आते हैं, अगर वो मेरे घर में आते हैं, जी तो चाहता है कि उनका स्वागत करना चाहिए, लेकिन जब मुझे ये लगता है कि ये तो ब्राह्मणिकल मीडिया है, ये तो ब्राह्मणिकल मीडिया है, बहुजन का मीडिया कहां है, नजर नहीं आता है। नजर क्यों नहीं आता है? क्योंकि अवेलेबल नहीं है। और जो ब्राह्मणिकल मीडिया है वो हमारी मूवमेंट को रोकने के लिए काम करता है। मुझे ब्राह्मणिकल मीडिया पर गुस्सा क्यों आता है? वो लोग मुझसे पूछते हैं
कि भाई आपको गुस्सा क्यों आता है? मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि मैं कुछ करने लायक नहीं हूं। जो मुझे करना चाहिए मैं वो करने लायक नहीं हूं, और मेरा समाज भी करने लायक नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूं कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो इसलिए मैं समय बढ़ाता रहता हूं कि अगर इस साल नहीं कर सकते अगले साल करेंगे, उसे और अगले बात करेंगे। अब मैंने सोचा हुआ है कि जिस दिन अंग्रेजों को ये देश छोड़े हुए 50 साल बीत जाएंगे, जिस दिन इस देश के हुक्मरान बड़े पैमाने पर रंग रलियां मनाएंगे, तो उस दिन से हमें कोई बड़े पैमाने पर मूवमेंट शुरू करनी चाहिए। करनी तो बहुत पहले चाहिए थी, लेकिन मैं पीछे हटते हटते इधर तक पहुंच गया हूं कि 15 अगस्त से 1947 से हमें बड़े पैमाने पर मूवमेंट शुरू करनी चाहिए। मूवमेंट के लिए मीडिया की जरूरत है, तो मीडिया की दिशा में भी हमें बड़े पैमाने पर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए साथियों, आप लोगों के सामने भी मैं ये बात रखना चाहता हूं। ये सोचकर ही आप लोगों के सामने मैंने ये बात रखी है कि आप लोग भी सोचें, जिस बाबा साहब अंबेडकर के हम नारे लगाते हैं, उन्होंने मीडिया की दिशा में 1922 से लेकर 1956 तक 55 तक क्या कोशिश की है, और उसके बाद उनके बाद जाने के बाद महाराष्ट्र में हम लोगों ने कितनी कोशिश की है और हमारी कोशिश कितना रंग लाई है। सिर्फ कोशिश करना ही जरूरी नहीं है, लेकिन वो कोशिश रंग भी लाना चाहिए। कोशिश में कामयाबी भी होनी चाहिए। अगर बाबा साहब अंबेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी बनाई है, अगर बाबा साहब अंबेडकर ने राजनीति में आगे बढ़ने के लिए कोशिश की है और उस दिशा में बाबा साहब के लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं, तो वो कोशिश कितना रंग लाती है राजनीति में। अगर हम आगे बढ़ते हैं, मैं भी समझता हूं कि हमारा लक्ष्य अभी भी सामाजिक और आर्थिक ज्यादा है। बहुजन समाज की जरूरत सामाजिक और आर्थिक दिशा में बढ़ने की बहुत ज्यादा है राजनीति के मुकाबले में। लेकिन राजनीतिक सत्ता भी बहुत जरूरी है। तो राजनीतिक सत्ता हासिल करने की दिशा में हम या हमारी मूवमेंट कितनी आगे बढ़ी है, उसके बारे में भी सोचना बड़ा जरूरी है। राजनीतिक सत्ता में, अरे यार मेरी आंखें ठीक नहीं है तो थोड़ा, तो राजनीतिक सत्ता में
उस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं, क्योंकि राजनीतिक सत्ता जो है वो भी एक गुरु किल्ली है। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूं, जिस बाबा के आप लोग नारे लगा रहे हैं उनकी तरफ से ही कहता हूं कि राजनीतिक सत्ता एक गुरु किल्ली है जिससे आप बहुत से ताले खोल सकते हैं। राजनीतिक सत्ता में हम अपने पैरों पर खड़े होकर कितना आगे बढ़े हैं तो देखना पड़ता है कि हम लोग कितने मेंबर पार्लियामेंट चुनकर पार्लियामेंट में भेजते हैं, कितने एमएलए चुनकर हम असेंबलियों में भेजते हैं, और कितने हम कारपोरेटर चुनकर कारपोरेशंस में भेजते हैं, कितने हमारे मेयर हैं, कितने मुख्यमंत्री हैं, कितने हमारे सेंटर में हमारा शेयर है। प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, लेकिन कितना हमारा शेयर है ये देखना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में आप लोग इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। अगर सोचते होते तो आप जानने की कोशिश करते कि हम लोग फुले की बात करते हैं, साहू की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, उनकी विचारधारा की बात करते हैं। उस विचारधारा के आधार पर हमारी मूवमेंट कितनी आगे बढ़ रही है, उस विचारधारा को लोगों के सामने रख के ठोक बजाकर हम लोग कितने मेंबर पार्लियामेंट चुनकर भेजते हैं, कितने एमएलए चुनकर भेजते हैं, क्या पोजीशन है हमारी। तो इसलिए मीडिया बहुत जरूरी है, बड़े पैमाने पर जरूरी है। मीडिया, हम बहुजन नायक के बारे में सोचते हैं, लेकिन मीडिया तो बड़े पैमाने पर जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मूवमेंट के लिए मीडिया का होना बड़ा जरूरी है। मीडिया में हम नहीं आगे बढ़ रहे, मूवमेंट में हम आगे नहीं बढ़ रहे। और मेरा विश्वास है कि मूवमेंट के बगैर मीडिया भी आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर मूवमेंट नहीं बढ़ती है तो मीडिया भी आगे नहीं बढ़ सकता है। अब मैं बहुत मजबूर इंसान हूं। नागपुर से मराठी में हम बहुजन नायक वीकली निकालते हैं, दिल्ली से बहुजन संगठक हिंदी में हम वीकली निकालते हैं, एक दो जगह से और वीकली निकालते हैं। जब वीकली से आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं तो मैं हर भाषा में बहुजन समाज बुलेटिन निकालने की कोशिश करता हूं। देश की हर भाषा में। हमारे कुछ साथी इधर आंध्र प्रदेश से इधर हमारे बीच में यहाँ आए हुए, तो उनको मैं अपील करता हूं, उनको मैं मदद करता हूं। इसी तरह से हर भाषा में मैं मदद करता हूं कि आप लोग अगर वीकली भी नहीं निकाल सकते तो 15 दिन में, 20 दिन में जब आप मैनेज कर सकें तो अपनी भाषा में बहुजन समाज बुलेटिन निकालना चाहिए। अपने समाज को बताने की कोशिश करें कि हमने पिछले 15-20 दिन में हमने क्या काम किया है, आज क्या कर रहे हैं, आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। कम से कम इतनी जानकारी तो आप लोगों को
अपने समाज को अपनी भाषा में दे देनी चाहिए। लेकिन जरूरत है डेली पेपर निकालने की, हर रोज, वीकली के अलावा, मंथली के अलावा, और जो और किस्म के जो पब्लिकेशन है उनके अलावा डेली पेपर की बड़े पैमाने पर जरूरत है। यही नहीं, अभी तो प्रिंट मीडिया से हम लोग काफी आगे बढ़ गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज प्रिंट मीडिया से को बहुत पीछे छोड़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज प्रिंट मीडिया को बहुत पीछे छोड़ गया है। जब मैंने कैमरा मैन को, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग मुझे डेली परेशान करते थे मेरे घर में आकर, जब मैंने उनको भगाया तो हर रोज वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आपके सामने पेश करते थे कि कांशीराम ने हमें कैसे भगाया। आप लोग भी सोचते होंगे कि भाई ये कैसे भाग रहे हैं, ये लोग कैमरे लेके भाग रहे हैं, ये लोग इनको क्यों भगा रहे हैं। और हर रोज वो सुबह शाम जब भी उनको मौका मिलता था, हर किस्म की चैनल के ऊपर वो बता रहे थे। क्यों बता रहे थे? हमारी मूवमेंट को रोकने के लिए बता रहे थे। तो इस तरह से मीडिया जगत में दुनिया तो बहुत आगे बढ़ गई है, हमारा देश भी काफी आगे बढ़ गया है, लेकिन हमारा समाज आगे नहीं बढ़ रहा है। 17 साल के बाद जब हमारे साथी जो बहुजन नायक निकाल रहे हैं, उन्होंने बड़ी खुशी से मेरे हाथ से पत्र बांटे हैं कि भाई ये हम हफ्ते में बहुजन नायक निकालते हैं और ये लोग बांटते हैं। हम कितना पीछे हैं, हम कितना पीछे हैं। अभी अभी पंजाब में चुनाव हुआ, हमारा कोई पब्लिकेशन नहीं था उधर। बहुत पहले जो हमने शुरू किया था वो बहुत पहले बंद हो गया था, 5 साल पहले। 5 साल से मैं पंजाब की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। जब चुनाव आ गया तो मुझे लगा कि भाई पंजाब तो हमारा आगे बढ़ा हुआ सूबा था। बाबा साहब अंबेडकर का हाथी जो महाराष्ट्र छोड़कर जंगलों में चला गया था, तो हमने पहली बार उसको पंजाब के जंगलों में पकड़ा था। पंजाब में ज्यादा जंगल भी नहीं होते हैं, तो इसलिए हाथी आसानी से नजर आ गया और पकड़ लिया हम लोगों ने। और उसी पंजाब में जब मुझे लगा कि 5 साल से मैं ध्यान नहीं दे पाया हूं और पंजाब के लोगों ने बहुजन समाज नहीं बनाया है। हमारे 9 एमएलए हैं, 9 में से 6 आदि धर्मी हैं, 9 में से 6 आदि धर्मी हैं, आदि धर्मी चमार हैं, हिंदू चमार हैं, और 2 रामदासी हैं, सिख चमार हैं, और 1 मजहबी है, सिख वाल्मीकि है। तो इसलिए पंजाब में हमारी पार्टी
आदि धर्मी, मजहबी और रामदासी, इन तीन लोगों की पार्टी है। बहुजन समाज तो बनाया नहीं इन्होंने, तो ये कैसे जीतेंगे? तो वो लोग सोच रहे थे पंजाब के कि कांशीराम आएगा, किसी से समझौता करेगा और समझौते में हम जीत जाएंगे। जैसे हम लोगों ने साल पहले अकाली पार्टी से समझौता किया और हमारे 3 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आ गए। लेकिन पंजाब के अलावा बाकी जगह तो हमने कोई समझौता नहीं किया था, ना उत्तर प्रदेश में किया, ना मध्य प्रदेश में किया। तो उत्तर प्रदेश में हमारे 6 MP चुनकर आए, मध्य प्रदेश से 2 चुनकर आ गए। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर पंजाब में हमने अकाली दल से समझौता ना किया होता तो हमारा कोई भी चुनकर ना आता, महाराष्ट्र जैसा हाल हो जाता। तो इसलिए जब हमारा किसी से समझौता नहीं हो पाया, और समझौता क्यों नहीं हो पाया? तो इसलिए जब हमारा किसी से समझौता नहीं हो पाया, और समझौता क्यों नहीं हो पाया? कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी के अलावा हर पार्टी मनुवादी पार्टी मुझे नजर आती है, और कोई मनुवादी पार्टी नहीं चाहती है कि बहुजन समाज की मूवमेंट बने और आगे बढ़े। ये कोई पार्टी नहीं चाहती है। अगर उनको समझौता करना पड़ता है तो अपनी मजबूरी की हालत में करना पड़ता है। तो हम अगर कामयाब हुए हैं महाराष्ट्र के बाहर, तो हमारी कामयाबी सिर्फ यही है कि हम लोगों ने दूसरों को मजबूर कर दिया है। जो भी आज दिल्ली के तख्त के दावेदार हैं, वो आज जब हमारी तरफ देखते हैं, कांशीराम का उनको ख्याल आता है, तो वो मुझसे सख्त नफरत करते हैं। मुझसे सख्त नफरत करते हैं कि इस आदमी ने हमें मजबूर कर दिया है। ये आदमी बहुत खराब आदमी है, इसने हमें मजबूर किया है। और मजबूर होकर फिर वो मेरे घर में भी आ जाते हैं या किसी और जगह भी मिलते रहते हैं। लेकिन मजबूरी की हालत में उनको मुझसे मिलना पड़ता है। मजबूरी की हालत में उन लोगों को मुझसे मिलना पड़ता है। अभी हमारा समाज इसी से खुश हो जाता है कि कम से कम हमने उनको मजबूर तो कर दिया है। लेकिन साथियों, हमें दूसरों को मजबूर करना, ये तो मैं समझता हूं एक स्टेपिंग स्टोन है, आगे बढ़ने के लिए एक कदम है। लेकिन बहुजन समाज को मजबूत करना, ये हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। बहुजन समाज को मजबूत करना, ये हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। हमारे साथ कोई समझौता करे ना करे, हमारे साथ कोई समझौता करे ना करे, हमें कोई फिक्र नहीं होना चाहिए। फिक्र दूसरों को होना चाहिए कि भाई अगर इन्होंने समझौता ना किया हमसे तो हमारा क्या होगा। जैसे पंजाब में हमारा कांग्रेस से समझौता नहीं हुआ। अगर कांग्रेस से समझौता हो जाता तो आज पंजाब में कांग्रेस और बीएसपी की सरकार बनी होती। अभी भी अगर कांग्रेस के वोट
और बीएसपी के वोट मिला लें तो भी सरकार बनती है। हालांकि अगर मिलकर चुनाव लड़ें और दावा करें कि हमारी सरकार बनेगी तब ज्यादा चुनकर आते हैं। अब चुनकर भी नहीं आए हैं, लेकिन अगर वोट मिला ले तो हमारे वोटों से, मिले जुले वोटों से पंजाब में सरकार बनती है। तो इसलिए कांग्रेस को बड़ा दुख है कि हमारी सरकार होती, हमारा मुख्यमंत्री होता और बीएसपी के भी कुछ मंत्री होते, बीएसपी के भी कुछ मंत्री हो जाते। लेकिन जब समझौता कर रहे थे तब उनको डर लगता था बीएसपी से कि भाई हमारे तो सरकार बन जानी चाहिए, हमारा मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए, लेकिन अगर बीएसपी के बगैर बन जाए तो कितना अच्छा होगा। अब बीएसपी के बगैर बने नहीं हैं तो अब वो सोचे हैं कि कितना बुरा हो गया है। तो इसलिए साथियों, तो हमें बहुजन समाज की मूवमेंट के बारे में, हमें अपने समाज की मूवमेंट के बारे में सोचना बड़ा जरूरी है। मूवमेंट के बहुत से पहलू हैं। एक इंपॉर्टेंट पहलू मीडिया का भी है। मीडिया सब कुछ नहीं है, लेकिन आज के जमाने में मीडिया बहुत कुछ है। जब मनुवादी मीडिया मुझसे थोड़ा एरोगेंटली बात करता है, हमारी मूवमेंट को रोकने की बात करता है, तो मुझे गुस्सा आता है। मैं गुस्से से ही काम चला लेता हूं। वैसे काम तो काम करने से ही चलना चाहिए, लेकिन गुस्से से ही चला लेता हूं। तो मैं उनको बोलता हूं कि भाई आप मेरे बारे में, मेरे समाज के बारे में, मेरी मूवमेंट के बारे में सोच कर चला करो, मेरे से समझ के साथ बात किया करो, एरोगेंटली बात ना किया करो। क्यों? हर पार्टी मीडिया के कारण आगे बढ़ी है। हर पार्टी मीडिया के कारण आगे बढ़ी है और बहुजन समाज पार्टी मीडिया के विरोध का मुकाबला करके आगे बढ़ी है। बहुजन समाज पार्टी मीडिया के विरोध का मुकाबला करके आगे बढ़ी है। तो अगर आप मेरा विरोध करोगे तो ये सोच के चलो कि आज तक मेरी मूवमेंट पीछे नहीं हटी है, आपका विरोध मेरी मूवमेंट को पछाड़ नहीं सका है, इसको लगाम जरूर लगाया है, ब्रेक जरूर लगाया है, स्पीड कम की है, ये मैं मानता हूं, लेकिन हमारी मूवमेंट को आप खत्म नहीं कर पाए हैं, जिसके बारे में आप हमेशा चाहतमंद रहते हैं। तो इसलिए साथियों, तो मैं अपना गुस्सा तो दूर, अपना दिल तो ठंडा कर लेता हूं गुस्सा करके, लेकिन सिर्फ दिल ठंडा करने से हमारा काम नहीं चलता है। दिल और दिमाग अगर दुखी रहे तो काम ज्यादा बन सकता है। तो इसलिए मैं भी आज आप लोगों के दिल और दिमाग को थोड़ा दुख देने के लिए इधर पहुंचा हूं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुख्य लक्ष्य तो हमारा मूवमेंट का है, मुख्य लक्ष्य हमारा मूवमेंट का है। मूवमेंट को चलाने के लिए मीडिया जरूरी है। जिस लेवल पर आपको
मूवमेंट चलानी है, उस लेवल का मीडिया जरूरी है। आज हमारा काम बहुजन समाज के बुलेटिन निकालने से नहीं, बहुजन समाज के वीकली निकालने से नहीं, बहुजन समाज के डेली निकालने से और बहुजन समाज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रबंध करने से तब हमारी मूवमेंट दिल्ली के लायक की मूवमेंट बन सकती है। मैंने पहले ही कहा है कि कांशीराम आज नागपुर में क्यों है, क्योंकि कांशीराम के लिए, कांशीराम के समाज के लिए अभी दिल्ली दूर है। अभी हमारे लिए दिल्ली दूर है, तो इसलिए जहां से हमारा वीकली निकलता है वहां ही चले चलो, वीकली के पास ही चलो। अगर डेली कहीं नजर नहीं आता है और डेली पेपर का कोई असर नजर नहीं आता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नजर नहीं आता है, तो चलो वीकली के पास ही चलो। तो इसलिए साथियों, मैं आपका ध्यान मूवमेंट की तरफ ज्यादा दिलाना चाहता हूं और आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जब आप फुले के बारे में सोचें, शाहू के बारे में सोचें, आवाज निकालें, अंबेडकर के बारे में सोचें, आवाज निकालें, तो थोड़ा समझकर आवाज निकालनी चाहिए। मेरी तो आवाज बंद हो जाती है, बड़ी मुश्किल से मैं आवाज निकालता हूं कि भाई हम अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं। क्यों मेरी आवाज बंद होती है? कि जो हमारी जिम्मेवारी है हमारी मूवमेंट के प्रति, हम वो नहीं निभा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों के मुकाबले में ज्यादा निभा रहे हैं। आप लोग मुझे या मेरी आवाज को क्यों सुनना चाहते हैं? कि आपको भी लगता है कि ये आदमी जिम्मेवारी ज्यादा निभा रहा है, लेकिन जिस लेवल पर मुझे जिम्मेवारी निभानी चाहिए उस लेवल पर मैं नहीं निभा रहा हूं। और अगर हम मिलजुल कर काम करें, बोझ बांट लें, बोझ को बांटकर अगर हम चलें तो हम ज्यादा बोझ उठा सकते हैं, ज्यादा जिम्मेवारी निभा सकते हैं मिलजुल कर। लेकिन मिलजुल कर चलना महाराष्ट्र के लिए तो सबसे ज्यादा मुश्किल नजर आता है। मैं बहुजन समाज की बात करता हूं, मैं बहुजन समाज की बात करता हूं, और महाराष्ट्र में तो बहुजन समाज, या अगर बहुजन की बात करनी है तो कांशीराम को या कांशीराम की मूवमेंट को रोकने के लिए बात करनी है। अगर बहुजन की बात करनी है और अगर किसी ने करवानी है, अगर किसी ने बहुजन की बात करवानी है, अगर किसी ने बहुजन संघ बनवाना है, तो इसलिए बनवाना है कि कहीं कांशीराम का बहुजन समाज महाराष्ट्र में ना आ जाए, कहीं कांशीराम का बहुजन समाज महाराष्ट्र में ना आ जाए, तो चलो बहुजन संघ बना लो, घेरो उसको। कि बहुजन की बात तो महाराष्ट्र में पहले ही चल रही है, लेकिन
बहुजन संघ कितना कामयाब होता है। बहुजन संघ के लोग आज भी दिल्ली में देवे गौड़ा के पास जाते हैं, जो भी दिल्ली में पावर में होता उनके पास जाते हैं कि भाई हम चुनकर तो नहीं आ सके, हम कलाकार लोग हैं, तो इसलिए हमें नॉमिनेट ही कर दो। हम महाराष्ट्र से चुनकर नहीं आ सकते हैं, हमारी मूवमेंट हमें चुनकर नहीं भेज सकती है, लेकिन हमारी कलाकारी को ध्यान में रखो कि हम कभी भी समाज को, जो मनुवाद के आधार पर गिराया गया समाज है, पिछाड़ा गया समाज है, गिरा हुआ समाज है, हमारी कला है कि हम उसको उठने नहीं दे रहे हैं। हम उसको उठने नहीं दे रहे हैं। ये क्या थोड़ा उपकार है आप लोगों के ऊपर? हम आप लोगों के ऊपर इतना उपकार कर रहे हैं कि हम गिरे हुए लोगों को उठने नहीं दे रहे हैं, तो हमारी कला को ध्यान में रखो, हमें नॉमिनेट ही कर दो। तो इसलिए साथियों, मैं आप लोगों का ध्यान मूवमेंट की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम लोगों ने दुखी होकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। हमारा बस चलता तो हम बहुमत हासिल करके हम अपनी सरकार बनाते। उत्तर प्रदेश में आज हम लोग 29% हमारा वोट है, 29% हमारा आज उत्तर प्रदेश में वोट है। बीजेपी का 31% वोट है, कांग्रेस का 4% है, और भी बहुत सी जनता दल है, उसका मेरा ख्याल 4 से भी कुछ कम है। कितना है वो, इतना नीचे के लेवल तक मैं अभी देखता नहीं हूं, लेकिन मैं ये जरूर देखता हूं कि 29% हमारा है और 31% बीजेपी का है। 2% या 3% वोट हमारा और बढ़ गया होता। किसका? जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, जिसके पास वोट की कोई कमी नहीं है, उसका वोट 3-4% और बढ़ गया होता तो बहुजन की सरकार बन गई होती। लेकिन दुखी तो मैं भी हूं, लेकिन दुखी सारा संसार है, क्योंकि अगर बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार नहीं बना पाई है तो किसी दूसरे की भी बनने नहीं दी है, किसी दूसरे की भी सरकार नहीं बनने दी है। तो मैं सोचता हूं कि हम बीजेपी से 2% नीचे रह गए हैं। और बीजेपी क्या सोचती है कि भाई हमने जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में तो 52 पार्लियामेंट की सीटें, 52 पार्लियामेंट की सीटें हम जीते और 236 सेगमेंट पे, 236 एमएलए की सीटों पे हम पहले नंबर पे थे। 236 सीटों पर हम पहले नंबर पर थे और हम सोच रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में हमारे अलावा किसी की सरकार बनेगी नहीं। लेकिन जब एमएलए का चुनाव हुआ, असेंबली का चुनाव हुआ,
तो बीजेपी 236 से घटकर 174 पर आ गई। मेरी बात समझे ना आप लोग कि 236 से घटकर 174 पर आ गई और सरकार बनाने के लिए 213 चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हमने सोचा कि अगर हमारी सरकार नहीं बनती है तो हमें किसी दूसरे की भी नहीं बनने देनी है। इसलिए हमारी कामयाबी सिर्फ इसी में हुई है कि हमने बीजेपी की 62 सीटें कम कर दी, 62। हम लोगों ने असेंबली के चुनाव में बीजेपी की 62 सीटें कम कर दी, 236 से 174 पर ले आए। और जब वो गवर्नर के पास जाते हैं कि भाई हमारी सरकार बनाओ, गवर्नर कहता है 213 दिखाओ। आप लोगों ने सुना होगा कि भाई सरकार बनानी है तो 213 दिखाओ, सरकार बनानी है तो 213 दिखाओ, 213 की सरकार बनेगी। तो वो सर पे पीटते हैं कि भाई हम 236 से 213 पर ही लटक जाते तो भी सरकार बन जाती, लेकिन हम 174 पर आ गए। और 174 पर लाया कौन है? बहुजन समाज पार्टी लाई है। 236 से 174 पर बहुजन समाज पार्टी ने उनको लाया है। तो इसलिए वो बहुजन समाज पार्टी को अंदर अंदर बुरा भला भी बहुत कहते होंगे, लेकिन मेरे मुंह पर तो नहीं कह सकते, क्योंकि मेरे से मिलकर भी चलना है। जब मेरे से मिलकर चलना है तो मेरे मुंह पर तो नहीं कहे कि तेरा सत्यानाश, हमने 236 से हमें 174 पर तो ले आया। और मुझसे तो यही कहेंगे कि तेरा भला हो जाए, चलो मिलजुल कर ही सरकार चला लेते हैं। तो इसलिए साथियों, तो हमें अपनी मूवमेंट के बारे में ये सोचना है, हमारी मूवमेंट के बारे में सोचना है कि जिन महापुरुषों का नाम लेकर हम मूवमेंट चला रहे हैं, तो उन महापुरुषों के नाम को हम कहीं कलंक तो नहीं लगा रहे। महाराष्ट्र में जरूर सोचना चाहिए। अगर महाराष्ट्र से बाहर कलंक लगता है तो इतना दुख नहीं होता है जितना महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में आप लोगों ने अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए बहुत संघर्ष किया, उसकी मैं कदर करता हूं, लेकिन आप लोगों का संघर्ष सही नहीं था। आप लोगों का संघर्ष सही नहीं था, गलत था। संघर्ष कैसा होना चाहिए, सही कैसा होता है? जो हुक्मरान की कुर्सी को हिलाता है। सही संघर्ष कैसा होता है? जो कुर्सी पर बैठा हुकूमत कर रहा है उसकी कुर्सी को हिलाता है, और जो कुर्सी पर बैठा है वो बार बार सोचता है कि यार कहीं गिराने देना मुझे, भाई ये तू क्या कर रहा है, क्या गड़बड़ कर रहा है, कहीं मैं गिर गया तो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन आप लोगों का संघर्ष कुर्सी को नहीं हिला पाया। आप लोगों का संघर्ष हुक्मरान की कुर्सी को नहीं हिला पाया।
तो मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, महाराष्ट्र से भी संबंधित है, उत्तर भारत से भी संबंधित है, कि जब मैं पूना में था 1971 में, जब पार्लियामेंट की 521 सीटें होती थी, तो पूना में कांग्रेस और रिपब्लिकन पार्टी में युति जारी होती और दादा साहब गायकवाड़ और मोहन धारिया ये युति करने के बाद तालियां बजाते हुए गाड़गे महाराज धर्मशाला से बाहर निकले, जहां मैं बाहर खड़ा सुन रहा था। कहा भाई ये तो युति भाई बहुत अच्छा हो गया है, ये गांधी और अंबेडकर में युति हो गई है। ये युति उनके ज़माने में अगर नहीं हुई है, उनके जाने के बाद अगर 1956 तक नहीं हुई है, तो 15 साल बाद 1971 में हो गई है। गांधी और अंबेडकर में युति हो गई है। तो मैं बोला भाई युति का नतीजा क्या है, भाई कैसी युति होगी? वो बोलने लगे कि 520 सीटें गांधी लड़ेगा और 1 अंबेडकर लड़ेगा। तो मुझे एकदम झटका सा लगा कि भाई ये कैसी युति झाली है? ये अंबेडकर के हिस्से में 1 ही सीट आई है। इससे बेहतर है कि हम गांधी और अंबेडकर का नाम ना लें। लेकिन अब मैं कौन होता हूं लेने वाला? ये तो लेने वाले नाम ले रहे हैं। अंबेडकर की तरफ से दादा साहब गायकवाड़ ले रहे हैं और गांधी की तरफ से मोहन धारिया ले रहे हैं। मैं तो वैसे ही बीच में सुनने वालों में हूं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उत्तर प्रदेश में जब हम लोगों ने युति की कांग्रेस के साथ, हमने भी अनाउंस कर दिया कि भाई ये गांधी और अंबेडकर की युति है, और 425 सीटों में से अंबेडकर के हिस्से में 300 आई हैं और गांधी के हिस्से में 125 आई हैं। तो मुझे अच्छा लगा, मेरे लोगों को भी अच्छा लगा। आप लोगों ने तालियों से इसका स्वागत किया, आपको भी अच्छा लगा होगा। और जब पंजाब में हम युति करने लगे तो कांग्रेस वाले अड़ गए कि इधर तो हम मजबूत हैं, गांधी मजबूत है। मैं बोला मैं मानता हूं मजबूत है, इसीलिए आप गांधी को 65 दे देते हैं, अंबेडकर को 45 दे देते हैं और डांगे को 7 दे देते हैं। कम्युनिस्टों को अभी डांगे तो नहीं, इधर कोई और होगा मेरा ख्याल, लेकिन आप जानते हैं कि डांगे कम्युनिस्ट थे। जानते हैं नहीं जानते भाई? तो कम्युनिस्टों को 7 दे देते हैं, 117 सीटों का बंटवारा ऐसे कर लेते हैं। उनके गले से नहीं उतरा और उनके जनरल सेक्रेटरी ने, गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि भाई हम उत्तर प्रदेश की तरह से हम कांग्रेस को बेचेंगे नहीं। तो मैं सोचने लगा कि भाई क्या हम खरीदने लायक बन गए? ये बोलते हैं हम उत्तर प्रदेश की तरह से बेचेंगे नहीं। तो चलो, मैं बोला अगर युति नहीं जाली तो कम से कम खरीदार तो बन गए। तो इसलिए साथियों, तो हम अगर बहुजन समाज बना लें, अगर हम बहुजन समाज बना लें, जाति के आधार पर तोड़े हुए लोगों को जोड़कर बहुजन समाज बनता है। मनुवाद के आधार पर गिराए हुए लोगों को उठाने से बहुजन समाज बनता है। अगर महाराष्ट्र में हम बहुजन समाज बना लें तो हमें किसी और युति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
किसी और से युति करने की जरूरत हमें महसूस नहीं होगी। हो सकता है कि जब तक हम पूरा बहुजन समाज ना बना लें तो किसी और को हमारे साथ युति करने की जरूरत पड़ जाए। किसी और को पड़ सकती है, बहुजन समाज को नहीं पड़नी चाहिए। तो इसलिए आप लोग महाराष्ट्र में बहुजन समाज बनाने के बारे में सोचें और बहुजन समाज बनाने की तरफ कुछ न कुछ कदम उठाएं। अब समय बहुत ज़्यादा हो गया है, आप लोग परेशान होंगे और मैं थक चुका हूँ, मेरी सेहत भी ज़्यादा ठीक नहीं है और ज़्यादा बुरा भला कहने के लायक नहीं हूँ मैं। तो इसलिए मैं ऐसी सलाह देते हुए कि आप लोगों को मीडिया के बारे में सोचना चाहिए, जिसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, कि किस किस्म का मीडिया, किस लेवल का मीडिया की आज हमारे समाज को, हमारी मूवमेंट को ज़रूरत है, उस लेवल की सोचें, उस लेवल के बारे में सोचें। मैं तो अपनी जिम्मेवारी ज़्यादा समझता हूँ, इसलिए मैं तो सोच ही रहा हूँ, आप लोगों को भी सोचना चाहिए और मूवमेंट के बारे में और ज़्यादा सोचें, क्योंकि मीडिया अपने आप में कुछ भी नहीं है अगर उसके साथ मूवमेंट नहीं जुड़ा हुआ है। मूवमेंट के लिए मीडिया की ज़रूरत है, तो इसलिए मीडिया के बारे में सोचना है और मूवमेंट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए किस लेवल का मीडिया हमें चाहिए उसके बारे में सोचना है। और मूवमेंट के और बहुत से पहलू हैं और सबसे बड़ा पहलू है बहुजन समाज बनाने का। तो ऐसी बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इन बातों के बारे में आप लोग गंभीरता से सोचेंगे, विचार करेंगे और इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत।